एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन प्लेयर बाय ज्योति। आप सभी के लिए मैं सीडीपी का दूसरा चैप्टर करवा रही थी। जो भी स्टूडेंट सीटेट की तैयारी या फिर किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीडीपी वाला पोर्शन चल रहा है, साथ में साइंस वाला भी पोर्शन चल रहा है, जिसमें मैं सीडीपी में चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है इसको कंप्लीट करवा चुकी हूँ और इसके एंड में जो भी चैप्टर नंबर फर्स्ट से पीवाईक्यू बने हैं वो भी एक वीडियो में करवा चुकी हूँ। पीवाईक्यू प्लस जो क्वेश्चन बनने की उम्मीद है वो। और यहाँ पे आज सेकंड चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ये लास्ट वीडियो है सेकंड चैप्टर का। सेकंड चैप्टर 2 वीडियो में कंप्लीट हुआ है। इसके पहले आप अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे देख लीजिएगा, क्योंकि जो थ्योरी वाला पोर्शन है ज़्यादातर उसी में कंप्लीट है। इसमें हम कुछ छूट गया था टॉपिक, उसको करेंगे। इसके बाद हम पीवाईक्यू देखेंगे और इससे जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो ना छूटे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे इससे पहले मैं बता चुकी थी कि एनवायरनमेंट क्या है, ये हेरिडिटी क्या है, एनवायरनमेंट क्या है और इसका चाइल्ड के डेवलपमेंट पे किस प्रकार से इफेक्ट पड़ता है। ये सब मैं पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बालक के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण की भूमिका, रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। जो बच्चे का विकास होता है इसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का क्या रोल होता है ये आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हेरिडिटी होता है और एनवायरनमेंट होता है इनमें रिलेशन कैसा होता है, इंटरेक्शन वाला रिलेशन होता है, मतलब अंतःक्रिया वाला। बिना हेरिडिटी के या केवल एनवायरनमेंट से या फिर बिना एनवायरनमेंट के केवल हेरिडिटी से बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो होना नामुमकिन है। अगर कहीं भी ऐसा ऑप्शन दिया रहे तो उसे कट कर दीजिएगा। इसमें एक तो आप जान लीजिए रिलेशन कैसा होता है, इंटरेक्शन वाला, जिसे पूरक भी बोल सकते हैं कि आनुवांशिकता और वातावरण जो होता है वो पूरक होता है एक दूसरे का। इसलिए चलिए देखते हैं हम बालक का जो डेवलपमेंट होता है उसमें वंशानुक्रम और जो वातावरण होता है किस प्रकार की भूमिका ये निभाते हैं। पहला है वातावरण की अपृथकता। इसमें जो वंशानुक्रम और वातावरण होता है ये क्या होता है, ये अपृथकता मतलब अलगाव नहीं हो सकता। इसमें अलगाव नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। अभी जो मैं बताई हूँ कि ऐसा नहीं है कि हेरिडिटी के बिना केवल एनवायरनमेंट से डेवलपमेंट हो जाए या फिर एनवायरनमेंट के बिना केवल हेरिडिटी से डेवलपमेंट हो, ये असंभव है, ये ऐसा नहीं हो सकता। अपृथकता का नियम यही है। फिर है वंशानुक्रम और वातावरण का परस्पर सहयोगी प्रभाव। ये जो आपस में होते हैं इनका परस्पर सहयोगी प्रभाव होता है। कहीं ये हेल्प करेगा तो कहीं ये हेल्प करेगा, आपस में दोनों होता नहीं है, साथ साथ में चलेंगे, बिना इसके ये नहीं, बिना इसके ये नहीं। तो इसमें कैसा रिलेशन होता है, सहयोगी वाला, हेल्पफुल वाला रिलेशन होता है कि वंशानुक्रम और वातावरण दोनों साथ में सहयोग देंगे तभी हो पाएगा कुछ भी। जैसे देखिए जो हेरिडिटी होता है वो क्या करता है, जो क्वालिटी होते हैं उनको निश्चित करता है कि ये क्वालिटी है। अब उन क्वालिटी को आगे कैसे बढ़ाना है, उन क्वालिटी को आगे कैसे बढ़ाना है ये, या फिर किस दिशा में वो क्वालिटी जाएंगे, ये कौन निर्धारित करेगा, वातावरण, एनवायरनमेंट करेगा। तो बिना इसके ना एनवायरनमेंट काम आएगा, ना बिना हेरिडिटी के, बिना एनवायरनमेंट के हेरिडिटी। ऐसे रिलेशन इसमें होता है, ये क्वालिटी निर्धारित करेगा वंशानुक्रम जो होता है। तो जो एनवायरनमेंट होगा वो क्या करेगा, वो उसको दिशा प्रदान करेगा, यही रिलेशन इसमें होता है। फिर है वंशानुक्रम और वातावरण का समान महत्व है। अगर ये सारे क्वेश्चन इससे बने हुए हैं, मैं यहाँ शॉर्टकट में लाई हूँ सारे क्वेश्चन, लेकिन बने हुए हैं इसमें क्या होता है, समान महत्व होता है। इस बात को जब आप जानेंगे समान महत्व, तो किसी भी ऑप्शन में अगर वंशानुक्रम या वातावरण में से किसी को ज़्यादा वो दे दिया और किसी को इग्नोर कर रहा है तो उस ऑप्शन को आप काट देंगे। इसका क्या होता है, समान महत्व होता है दोनों का। फिर है वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव में अंतर करना संभव नहीं है। इनका जो इफेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट पे, अगर इनमें कोई बोले डिफरेंस करो तो ये संभव नहीं है। एक ही चीज़ है, बस अलग अलग दिशा है इसका, तो डिफरेंस इसमें संभव नहीं है डिफरेंस करना। फिर है वंशानुक्रम तथा वातावरण एक दूसरे से पृथक नहीं है, यह दोनों एक दूसरे के पूरक है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, पूरक है। फिर है बालक के व्यक्तित्व के विकास में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का समान महत्व होता है। इससे भी क्वेश्चन बना हुआ है, ये हो गया। फिर चलिए देखते हैं अलग अलग इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी जो है इसका इंपॉर्टेंस क्या है, चलिए देखते हैं। वंशानुक्रम के कारण बालकों में शारीरिक विभिन्नता आती है। आप देखे होंगे कि हर बच्चा, यही तो बोला जाता है कि जो विभिन्नता, वैरायटी होता है, वेरिएशन होता है बच्चों में, यही तो बोला जाता है कि बालक में जो हर बालक अलग अलग है। हर जो बच्चा है, ये जो बालक है ये अलग है, दूसरा जो बालक है ये अलग है। तो हमें क्या, हम जब जानेंगे कि ये दोनों अलग अलग हैं तो हमें इसी से कहा जाता है कि जो हम टीचिंग मेथड ला रहे हैं, टीचिंग लर्निंग मटेरियल ला रहे हैं, उसको किस प्रकार से लाना चाहिए, विभिन्नता को देख
के, विभिन्नता जो वेरिएशंस हैं इनको देख के, इनको ध्यान में रख के लाना चाहिए, क्योंकि हर जो बच्चा है वो क्या है, अलग अलग है। ये अलग है, ये अलग है, ऐसे हर बच्चे, हर इंसान अलग अलग हैं। यही है शारीरिक विभिन्नता। शारीरिक रूप से भी अलग हैं। आप कभी देखें हैं कि एक दो लोगों में मतलब कि शारीरिक रूप से सेम हो, ऐसा नहीं होता है। अलगाव जरूर रहेगा, चाहे थोड़ा बहुत ही हो। तो हर बच्चा अलग अलग है, शारीरिक रूप से अलग है, मानसिक रूप से अलग है, उसके जो कैपेसिटी है वर्क करने के वो सब कुछ अलग अलग है। इसलिए टीचिंग लर्निंग जो मटेरियल होता है ये हमें क्या लाना चाहिए, अलग अलग लाना चाहिए। कोई बच्चा मान लीजिए सुनने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो हम चार्ट में कुछ फिगर टाइप का लाएंगे तो वो देखने वाले से उसका काम चल जाएगा। तो यही है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है वो अलग अलग प्रकार के लाने चाहिए। प्लस जो टीचिंग मेथड होता है वो भी अलग अलग प्रकार का होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि ये बच्चा शार्प माइंड का हो, जल्दी ये सीख सकता हो, लेकिन ये दूसरा जो बच्चा है वो शार्प माइंड का ना हो और ये लेट सीखता हो। तो हमें टीचिंग मेथड जो है वो अलग अलग करना चाहिए, क्योंकि एक क्लास में आपको पता होगा कि कितने स्टूडेंट रहते हैं और सारे स्टूडेंट अलग अलग रहते हैं। तो इसलिए हमें टीचिंग मेथड जो होता है वो भी अलग अलग तरीके से करना चाहिए, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो होता है वो भी अलग अलग तरीके से लाना चाहिए। इसमें इसका यूज़ है हेरिडिटी में, हमें जब पता चलेगा कि शारीरिक विभिन्नता है तभी हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल और जो मेथड है टीचिंग के इनको अलग अलग कर पाएंगे। फिर है वंशानुक्रम के कारण बालकों की जन्मजात क्षमताओं में अंतर होता है। जन्मजात क्षमताओं में भी अंतर होता है। कोई बच्चा देखिए ज़्यादा स्ट्रांग होता है, कोई होता है थोड़ा वीक सा होता है, ये जन्मजात क्षमताओं में भी अंतर हो जाता है। फिर है बालक एवं बालिकाओं में जो लिंग भेद होता है वंशानुक्रम के कारण होता है, ये भी हो गया। फिर है चौथा वाला, वंशानुक्रम के कारण बालकों में अनेक प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं जो उनके विकास के साथ साथ ही अधिक स्पष्ट होती जाती हैं। जो बालक होते हैं वो होता नहीं, उनमें अनेक प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं। जितने मतलब प्रकार होते हैं, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, सब कुछ, भाषा में, सोशलाइजेशन में, सब कुछ उनका अलग अलग होता है, जो अनेक विकास के साथ साथ अधिक स्पष्ट होती जाती हैं। जैसे मान लीजिए लैंग्वेज वाला है डेवलपमेंट, जब बच्चा दो बच्चे हैं मान लीजिए, एज ए कंपेयर मैं दो बच्चों को बस ले रही हूँ, ऐसे क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, पूरी दुनिया की बात हो रही है, दुनिया के बच्चों की बात हो रही है। यहाँ पे दो बच्चे हैं, यहाँ पे मान लीजिए ये छोटे हैं, तो ये कौन सा लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, ये कौन सा लैंग्वेज यूज कर रहा है, ये उतना पता नहीं चल पाएगा। जैसे जैसे ये बड़े होते जाएंगे, जैसे जैसे इनका लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा लैंग्वेज डेवलपमेंट, वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि इनमें क्या है, डिफरेंसेस क्या क्या हैं दोनों के लैंग्वेज में। यही बोल रहा है कि यहाँ पे जैसे विकास होगा वैसे वैसे डिफरेंसेस जो होंगे वो पता चलने लगेगा। वंशानुक्रम के कारण बालकों के सीखने की योग्यता में अंतर होता है। जो लर्निंग एबिलिटी होती है उसमें भी डिफरेंस होता है वंशानुक्रम के कारण। बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है इस पे। जो हेरिडिटी है उसके कारण जो सीखने की योग्यता है, कोई जल्दी बच्चा सीख रहा है, कोई लेट सीख रहा है, इसमें भी डिफरेंस जो है हेरिडिटी की वजह से आता है। अब चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट की वजह से क्या क्या होता है। वातावरण बालक के विकास की दिशा निश्चित करता है, यही है। ये ये जैसे क्वालिटी को निश्चित करेगा, कौन कौन सी क्वालिटी हैं, और ये करेगा कि उन क्वालिटी को डायरेक्शन देगा, ये इसका ये काम है। फिर है वातावरण निश्चित करता है कि बालक बड़ा होकर, ये देखिए इसका यही रोल है कि बालक बड़ा होकर अच्छा या बुरा बनेगा, चरित्रवान या चरित्रहीन बनेगा, संयमी बनेगा या फिर व्यवहारी बनेगा, व्यापारी बनेगा या साहित्यकार। एज ए एग्जाम्पल दो चार चीज़ें मैं यहाँ पे ऐड की हूँ, लेकिन ढेर सारे ऐसे जितने भी हैं खास करके ले लीजिए, अच्छा बुरा ये सब। देश प्रेमी या देशद्रोही बनेगा। ये सब चीज़ें कौन डिसाइड करता है, ये सब चीज़ें एनवायरनमेंट आपका डिसाइड करेगा। फिर इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, जिनको मैं लेके आई हूँ यहाँ पे। देखिए ये क्वेश्चन बने हुए हैं, वन लीनियर फॉर्म में मैं लेके आई हूँ। शिशु की जो औपचारिक संस्था होती है वो विद्यालय होती है। अगर अनौपचारिक संस्था बोलेंगे, यहाँ पे औपचारिक जिसे फॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में, अगर इनफॉर्मल की बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, औपचारिक तो विद्यालय है उसका, जहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से एजुकेशन दिया जाता है। वहीं अगर इनफॉर्मल की बात करें तो बच्चे का जो होम है वो हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये जो सोसाइटी है वो हो जाएगा, समाज और घर हो जाएगा। ये अनौपचारिक संस्था है। ये क्वेश्चन बनता है, औपचारिक संस्था अनौपचारिक संस्था कौन सा है। तो औपचारिक में जहाँ पे सिस्टमेटिक तरीके से सब कुछ किया जाता है वो कहाँ पे किया जाता है, विद्यालय में। तो इसलिए वो कैसे कहते हैं कि ये फॉर्मेलिटी है, फॉर्मल से ही तो बना है कि ये जस्ट ए फॉर्मेलिटी है ये। तो जहाँ पे फॉर्मेलिटी हो वहाँ से आप ट्रिक से याद कर लीजिएगा, फॉर्मेलिटी हो जहाँ पे फॉर्मल तरीके से एजुकेशन दिया जाए तो वहाँ पे क्या होता है, वो विद्यालय होता है। और विद्यालय इसलिए क्या है, ये जो है औपचारिक संस्था है।
और अनौपचारिक में, इनफॉर्मल में जो आ जाएगा वो घर आ जाएगा, सोसाइटी आ जाएगा, जहाँ पर उथल पथल तरीके से होता रहता है, कुछ भी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं होता। फिर चलिए देखते हैं, बुद्धि की क्षमता वंशानुक्रम जनित है। ये जो इंटेलिजेंस है ये वंशानुक्रम होता है। ये पूछा भी गया हुआ क्वेश्चन है स्टेटेड में कि जो बुद्धि है वो क्या है। ऐसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से वंशानुक्रम क्षमता है, तो उसमें ऑप्शन था बुद्धि, तो बुद्धि इंटेलिजेंस जो है यही आंसर सही होगा। फिर है, बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक पर वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? घर का। ये ऑप्शन में था, मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ लीनियर में करके, क्योंकि चारों ऑप्शन लिखना पड़ता। फिर क्या है, बालक की प्रारंभिक अवस्था में बालक पर वातावरण का सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? उसमें से दिया था घर का, विद्यालय का, समाज का, ऐसे दिया था। लेकिन इसमें आपको ध्यान देना है कि प्रारंभिक अवस्था की बात की गई है, अर्ली स्टेज की बात की गई है, इट मीन्स इन्फेंसी स्टेज, इसकी बात की गई है। और आपको पता होगा कि जो इन्फेंसी स्टेज होता है इसमें जो हमारा बच्चा होता है वो बाहर ज़्यादा नहीं निकलता, वो विद्यालय तो जाता नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि विद्यालय जाने से पहले ही सोशलाइजेशन शुरू हो जाता है। वातावरण का जो प्रभाव है, मैं कल पढ़ाई थी, जो वातावरण का प्रभाव है वो कहाँ से, वो यहाँ तक कि जो जब गर्भ में बच्चा होता है, वोम में बच्चा होता है, तभी से वो शुरू हो जाता है वातावरण। और वहाँ पे कौन करता है वातावरण का? चहारदीवारी, उसकी यूट्रस की जो चहारदीवारी होती है, जो वही उसका वातावरण का काम करता है। फिर उसके बाद बच्चा जन्म लेता है तो इन्फेंसी स्टेज में होता है, वो कहीं बाहर नहीं जाता, सबसे पहले वो अपने घर में ही सीखता है। तो ये क्या हो जाएगा? प्रारंभिक अवस्था पर बोला गया यहाँ पे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन बदल बदल के बोलता है। अगर यही प्रारंभिक अवस्था हटा के बाल्यावस्था बोल देता तो यहाँ पे घर हट जाता, यहाँ पे विद्यालय समाज आ जाता। तो यहाँ पे प्रारंभिक अवस्था दिया था, इसलिए इसका आंसर क्या है? घर है। नेक्स्ट देखते हैं, भाषा विकास पर घर का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है इस पर क्या होता है? घर का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपको पता होगा मैं जब पढ़ाई थी विकास टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट पढ़ाई थी, जिसमें मैं बोली थी, बताई थी, मतलब शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेदनात्मक विकास, भाषा का विकास, ये सब विकास मैं बताई थी, चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाई हूँ। इसके बाद क्या हुआ, वहाँ पे मैं जब पढ़ा रही थी लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिर मैं आपको बोली थी कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है इसमें सबसे ज़्यादा मतलब संवेदनशील इंपॉर्टेंट स्टेज कौन सा होता है? तो उसमें मैं बताई थी इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज, क्योंकि आप देखे होंगे कि जो बच्चे छोटे होते हैं, अगर उनके घर में मान लीजिए कोई दूसरा लैंग्वेज बोला जा रहा है तो उसको आसानी से वो इजीली तरीके से बोल लेते हैं। लेकिन यही जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको सिखाते रहिए, वो लिख भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, समझ भी लेंगे उस लैंग्वेज को, लेकिन बोलने में उन्हें कंफर्टेबिलिटी जो है फील नहीं होगी। तो ये सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ेगा? घर का पड़ेगा, क्योंकि इन्फेंसी स्टेज का डायरेक्ट रिलेशन घर से है, क्योंकि इन्फेंसी स्टेज 0 to 2 ईयर होता है। और इस स्टेज में सोशलाइज मतलब कि जो बच्चा है वो विद्यालय नहीं जाता, बाहर कब निकलता है, तो घर का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। ज़्यादातर वो अपने घर, अपने पेरेंट्स, अपने दादी दादा के साथ ही रहता है। फिर चलिए देखते हैं, वर्णांधता और हीमोफीलिया। वर्णांधता जो होता है इसमें जो रेड कलर होता है और ग्रीन कलर होता है ये पहचान में नहीं आता है, इसे वर्णांधता बोलते हैं। वर्णांधता जो होता है और जो हीमोफीलिया है, ये दोनों कैसे रोग हैं? वंशानुगत रोग है, हेरिडिटी से होने वाले रोग हैं। ये वंश में एक मतलब पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी चलने वाले रोग हैं। फिर है, ये पूछा जाता है, जो जीव सांख्यिकी सिद्धांत है ये किसने दिया? गाल्टन ने दिया था, फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था जीव सांख्यिकी सिद्धांत। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। आंखों का रंग अनुवांशिकता संबंधी कारक है। वहाँ पे जब बनेगा ना तो बड़ा सा स्टेटमेंट सा, ऐसे बड़ा सा क्वेश्चन होगा, उसमें कहीं दिया रहेगा आंखों का रंग, पहले बता देगा अनुवांशिकता संबंधी रोग कौन मतलब होता क्या है, ऐसे बता देगा। फिर उसमें कहीं यही मेंशन कर देगा आंखों का रंग, फिर दे देगा कि इनमें से अनुवांशिकता संबंधी विकार है, तो ऑप्शन में दे देगा कि आंखों का रंग। ऑप्शन तो ये सही है, आंखों का रंग जो है वो अनुवांशिक तरीके से ये मतलब कि आगे बढ़ता है। अगर देख लीजिए किसी के पेरेंट का आंख जो है थोड़ा भूरा तरीके ब्राउन वाला है तो बच्चों में भी होने का ज़्यादा चांस रहता है वो। फिर है, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के क्या होता है अलग ना हो पाने के कारण होता है, इसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। ये जो होता है डाउन सिंड्रोम वो अवस्था होती है जिसमें जो माँ है उसका क्या होता है, आपको पता होगा जो क्रोमोसोम होते हैं वो टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं, 23 पेयर में होते हैं। और यहाँ पे जो 21 गुणसूत्र है, अगर इसमें 21वां वाला अलग ना हो पाए, 23 जो गुणसूत्र है, अगर इसमें से 21वां वाला गुणसूत्र जो है वो अलग ना हो पाया माँ का, तो क्या हो जाता है? यहाँ पे एक बीमारी हो जाती है जिसे बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। बहुत फेमस बीमारी है ये, और ये पूछा भी जाता है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है किसका? एक चीज़ और मैं बता दूँ, ये जो आनुवंशिकता है इसको और ये जो जीन्स होता है इसको क्या होता है? स्थिर माना जाता है।
स्टेबल माना जाता है, स्थिर होता है ये। तो देखते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या है। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो स्थिर हो जाएगा। ये सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीटेट 2018 के अप्रॉक्स पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। ये तो हाल फिलहाल में पूछा हुआ है। आँखों का रंग, ये जो है आनुवंशिकता संबंधी कारक है, ये साइंस वाले पोर्शन में पूछा गया था, आँखों का जो रंग है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है। ये तो अभी 2019 के सीटेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 19 या 20 के। इसमें क्या है क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, चलिए देखते हैं। वंशानुक्रम माता पिता से संतानों में गुण का संचरण होता है। जो क्वालिटीज़ होते हैं वो माता पिता से ट्रांसफर होते रहते हैं, उनके किसमें, उनके बच्चों में, संतानों में। ये तो मैं बताई थी, ये तो सही है। विकास प्राणी और उसके पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, ये भी सही है। इंटरेक्शन वाला रिलेशन होता है, मैं बता रही हूँ, बताई थी अभी, आज की भी वीडियो में बताई हूँ। फिर है वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का परिणाम है। अब आप इस स्टेटमेंट को आप सुने होंगे, अभी मैं बताऊंगी ये स्टेटमेंट किसका है, शायद बी एन झा का है। वंशानुक्रम क्या है व्यक्ति की, अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, अभी मैं ऐड की हूँ, बताऊंगी। वंशानुक्रम व्यक्ति की ये जन्मजात विशेषताओं का परिणाम है, परिणाम ना हो कि यहाँ पे योग है, योग है ये। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है शायद बी एन झा ने, तो वहाँ पे बोला है कि जो वंशानुक्रम है वो व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का परिणाम नहीं बोला है, उन्होंने योग बोला है, तो इसलिए गलत है ये। फिर है बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है। जो बच्चे को सीखना है, सुनाना है, सीखना सुनना मतलब ये सब लर्न करवाना है, तो इसके लिए सबसे उपयुक्त जो एनवायरनमेंट होगा वो कौन सा है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया निष्क्रिय, इनएक्टिव, आपको पता होगा ये निगेटिव टैग वर्ड है। फिर है निरंतर गृह कार्य देते रहना। क्या जो हमेशा गृह कार्य देते रहना ये अच्छी बात है, नहीं, इससे बर्डन फील होगा बच्चे को। सीखने वाले के द्वारा व्यक्तिगत कार्य करवाना, नहीं, व्यक्तिगत कार्य मतलब अलग अलग कार्य नहीं करवाना है। जब भी हमें एजुकेशन देना है वो ग्रुप में देना, ग्रुपिंग करके देना है। जैसे जानते हो क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप बनेगा बच्चे एक दूसरे से कल्चर सोशलाइजेशन होगा, लैंग्वेज का एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र होगा, मतलब कि बातचीत जब करेंगे तो इंटरेक्शन होगा उनमें और वो एक दूसरे से सीखेंगे। इसलिए ग्रुपिंग करना है, हमें ग्रुप में शिक्षा देनी है जब भी देनी है। फिर है विद्यार्थियों को ये छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को ये छूट देना चाहिए कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है। समानता का नियम मैं बोली थी, जैसे माँ बाप वैसे बच्चे। प्रत्यागमन का नियम भी बोली थी, इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है कि मान लीजिए माँ बाप में कोई मतलब जस्ट उल्टा होता है। जैसे होता नहीं है कि माँ बाप में कोई अच्छी क्वालिटी है पेरेंट में, तो डायरेक्ट बच्चे में जो चाइल्ड है उसका उसमें बुरी हो जाए। अच्छी का उल्टा क्या होता है, बुरा, एकदम जो होता नहीं अपोजिट वाला रिलेशन चलता है उसे प्रत्यागमन वाला सिद्धांत बोलते हैं। भिन्नता का नियम भी है, अलग हो जाए कुछ। इसमें देखिए प्रत्यागमन और भिन्नता में आप अंतर समझ लीजिए। प्रत्यागमन क्या है, जैसे ए का उल्टा जेड होता है, वैसे ही अगर पेरेंट में ए की क्वालिटी आ जाए तो ए का उल्टा जो जेड होता है, तो जो चाइल्ड है उसमें जेड वाली क्वालिटी आ जाए, ये होता है प्रत्यागमन। वहीं भिन्नता देखिए, ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है। अगर ये मान लीजिए आर्ट में अच्छे थे तो बच्चा क्या हो जाए, साइंस में अच्छा हो जाए, तो ये होता है भिन्नता। मतलब यहाँ पे अलग होगा, भिन्नता का मतलब अलग होता है यहाँ पे, और प्रत्यागमन का मतलब उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ऐसा कोई मैं सिद्धांत नहीं पढ़ाई थी, मोटिवेशन वाला सिद्धांत नहीं पढ़ाई थी। ये ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, ये वंशानुक्रम का नियम नहीं है। फिर है, सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, सीटेट में पूछा गया था स्टेटमेंट। वातावरण 2016 में, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। ये किसने बोला है, रॉस ने बोला है कि वातावरण वह शक्ति है जो हमें क्या करती है, प्रभावित करती है, और क्या है, बाहरी शक्ति है। फिर व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता का कारण क्या होता है, जब वंशानुक्रम वातावरण होगा ही। केवल वातावरण दिया है, काट दीजिए। केवल जन्मजात विशेषताएं दिया है, इसको भी काट दीजिए। वंशानुक्रम के प्रभाव के कारण वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण इंटरेक्शन जो हो रहा है, ऑप्शन में वंशानुक्रम वातावरण दोनों दे दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं इसमें, मानवीय विकास में आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है। जो मानवीय विकास होता है इसमें आनुवंशिकता और परिवेश की भूमिका के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। उचित पूछा गया, सही पूछा गया है। परिवेश की भूमिका लगभग स्थिर सी रहती है, नहीं।
जबकि वंशानुक्रम का प्रभाव परिवर्तित होता रहता है, ये भी नहीं है, क्योंकि दोनों सिमिलर चलते हैं। ये जो परिवेश मतलब वातावरण ही तो होता है, वातावरण वंशानुक्रम दोनों की क्वालिटी जो है, दोनों के गुण जो है, दोनों में एकदम पूरी सिमिलरिटी है, जो होगा दोनों के साथ होगा। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवंशिकता एवं परिवेश का सापेक्ष प्रभाव परिवर्तनशील है। दोनों में दे दिया कि ये दोनों चेंजेबल हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर चलिए देखते हैं वंशानुक्रम के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है। इस बात को जब भी आप एग्जाम देने जाएं तो फोकस करके रखिएगा, गलत पूछा गया है या फिर सही पूछा गया, नहीं तो क्वेश्चन जो होगा वो गलत हो जाएगा। वंशानुक्रम बालक का लिंग निर्धारण करता है, सही है। फिर है क्योंकि ये सेक्स डिटर्मिनेशन का काम वंशानुक्रम के कारण ही होता है। आपको पता होगा कि जब यक्स वाई गुणसूत्र मिलता है तो बेटा होता है, और जब यक्स गुणसूत्र होता है, यक्स वाई है ये, और जब यक्स गुणसूत्र मिलता है, क्रोमोसोम्स मिलता है, तो क्या होता है, ये बेटी होती है। और ये निर्धारण किसके द्वारा होता है, फादर के द्वारा। फिर चलिए देखते हैं इसमें, यह शारीरिक संगठन में महत्वपूर्ण योगदान देता है, बिल्कुल देता है। देख लीजिए, तभी मैं कल पढ़ाई थी कि जो अगर लंबे पेरेंट्स हैं तो उनके ज़्यादा चांसेस है उनके जो बच्चे होंगे उनकी भी हाइट अच्छी होगी। और देखिए किसी किसी के खानदान में एकदम मोटापा रहता है तो बच्चों में भी मोटापा आ जाती है। सी वाला है, इसमें रुचि, अभिवृत्ति, पसंद नापसंद तथा मस्तिष्क की संवेदनात्मक भावनाएं समावेशित होती हैं, नहीं। ये जो संवेदनात्मक भावनाएं हैं ये समावेशित इसमें नहीं होती हैं वंशानुक्रम में। ये सब भावनाएं बाद में क्या होती हैं, आती है हमारे शरीर में, संवेदनाएं जो होती है, इमोशंस जो होते हैं। फिर है संज्ञानात्मक विकास में वंश क्रम निर्धारण करता है। जो संज्ञानात्मक विकास होता है इसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट में वंश क्रम जो हेरिडिटी होता है वो क्या निर्धारण करता है। आपको पता होगा, मैं पढ़ाई थी संज्ञानात्मक विकास डिटेल में कि इसका संबंध मेंटल डेवलपमेंट से होता है। मेंटल मतलब मस्तिष्क, कहीं भी आपको मिल जाए या फिर बुद्धि वाली इंटेलिजेंस वाली बात आ जाए, वही ऑप्शन कॉग्निटिव डेवलपमेंट से सही हो जाएगा। इसमें क्या है, मस्तिष्क जैसी संरचना, शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, ये सही है। फिर है जब माता पिता के बच्चे उनकी विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं, अभी मैं बोली विपरीत, अपोजिट दे दिया ना, अपोजिट दे दिया तो कौन सा नियम, कौन सा सिद्धांत यहाँ पे लागू होगा, प्रत्यागमन का। अब यहाँ पे देखिए कि स्टूडेंट अगर नहीं अच्छे से पढ़े रहेंगे तो यहाँ पे विभिन्नता भी लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए घर पे कोई बैठ के क्वेश्चन करना और वहाँ एग्जामिनेशन हॉल में करना बहुत अंतर होता है। हम जो चीज़ें पढ़ के जाते वो भी हमें कन्फ्यूज़ हो जाता है वहाँ पे, तो वहाँ पे आप एकदम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि यहाँ पे विभिन्नता लगाएं या फिर प्रत्यागमन लगाएं। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जब अपोजिट की बात आए तो आपको क्या लगाना है, प्रत्यागमन वाला लगाना है, ठीक है। अब जब ये विभिन्नता आ जाए तो अलग अलग में और उल्टा में अलग अंतर होता है। फिर है निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र, सुजान शास्त्र नहीं है, यहाँ पे सुजनन है। सुजनन शास्त्र के पिता के मतलब इनके जनक के रूप में जुड़ा हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, गाल्टन। सुजनन शास्त्र के अभी मैं शायद बताई भी हूँ इसके पहले। चलिए देखते हैं, अब अगर आप स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं, हालांकि 2016 में सीटेट में भी स्टेटमेंट पूछ लिया गया था। स्टेटमेंट मतलब ये नहीं पूछा था किसने दी है, ये नहीं पूछा था, बस उसमें अभी क्या मैं पढ़ा बताई, जिसमें दिया था पूर्ण, हाँ ये देखिए पहला वाला ही है, ये सीटेट में पूछा हुआ था। अब ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा हुआ था कि इसका स्टेटमेंट है, ये इतना दे दिया था। ये जो योग है इसको अभी मैं तो बताई हूँ क्वेश्चन, परिणाम इसको दे दिया था, तो इसमें से बोला था कौन सा गलत है स्टेटमेंट, तो यहाँ पे योग के बजाय परिणाम दे दिया था, तो यही स्टेटमेंट उसमें गलत हो गया था ऑप्शन में, इसलिए ये पूछा हुआ सीटेट में भी क्वेश्चन था। और देखिए तैयारी कई बार तो करनी नहीं है, एक बार अच्छे से तैयारी करिए, साल 2 साल के अंदर निकाल के बात खत्म करिए, क्योंकि इसके बाद आपको टीचर भी तो बनना है, मेन एग्जाम की भी तैयारी करनी है। इसलिए जब भी तैयारी करिए तो केवल सीटेट ओरिएंटेड मत करिए, स्टेट टेट जो होता है उसके ओरिएंटेड भी करिए। इसलिए मैं लास्ट में देखिए आपके लिए, अगर आप सीटेट वाले पोर्शन को अलग कर देती हूँ, पहले पढ़ा देती हूँ, फिर लास्ट में मैं स्टेट टेट के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कुछ चैप्टर से बस 1-2 पेज के लिए या फिर 1-2 टॉपिक के लिए आपका स्टेट टेट की तैयारी ना हो पाए। इसलिए चलिए देखते हैं स्टेट टेट वालों। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये किसने बोला है, BN झा ने बोला है। फिर है माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना वंशानुक्रम है। जो माता पिता के क्वालिटी होते हैं उनके संतान में स्थानांतरण होना ये वंशानुक्रम है, ये बोला है जेम्स, ये बोले हैं जेम्स ड्रेवर, ड्रेवर लिखा है यहाँ पे, ड्रेवर होगा, जेम्स ड्रेवर ने बोला है इसको। फिर है मनुष्य, ये रूसो ने बोला है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है किंतु बाद में उसे जंजीरों के द्वारा बांध दिया जाता है। इनका मतलब कि जंजीरों का मतलब इनके जैसे रूढ़िवादिता है, प्रथा है, सब कुछ जो वेरिएशंस है ये समाज के, इन सब से ये रिलेट किए हैं इसको। ये वुडवर्थ वाला है,
वंशानुक्रम उन सभी कारकों को सम्मिलित करता है जो व्यक्ति के जीवन आरंभ करने के समय से ही उपस्थित होते हैं। जन्म के समय से ही नहीं, अपितु गर्भधारण के समय अर्थात जन्म से 9 माह पूर्व ही उपस्थित हो जाते हैं। यही बोल रहे हैं कि जो वंशानुक्रम है, वातावरण है, ये सब चीज़ें कैसे कब तैयार हो जाती हैं? 9 माह पूर्व ही। ये अगर पूरा स्टेटमेंट आप ना याद कर पाएँ तो इतना ही देख लीजिए, 9 माह पूर्व जिसमें दिखेगा वो किसका है? वुडवर्थ का है। वुडवर्थ किसका है? वुडवर्थ का स्टेटमेंट है। अब देखिए, स्टेटेड और सीटेड की तैयारी में कुछ खास अंतर नहीं है। ये जो होता है इसमें बस स्टेटमेंट वाली चीज़ें अलग से ऐड होंगी और कुछ भी अंतर नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी पढ़ रहे हैं तो अगर सीटेट में आपको पता होगा थ्योरेटिकल पूछा जाता है। सीटेट जो होता है यूपी और स्टेटेड जो होता है इसमें थोड़ा फैक्चुअल पूछा जाता है, फैक्चुअल। तो क्या आप जब थ्योरी पढ़ेंगे, मान लीजिए आप थ्योरी ऐसे लंबा लंबा पढ़े, क्या इससे अगर छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाएंगे तो आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे? बिल्कुल दे देंगे और आसानी से दे पाएंगे, क्योंकि फैक्चुअल चीज़ें कितना रट के जाएंगे। और सीटेट का तो ये तैयार हो ही रहा है, इसलिए मिला के तैयारी करिए। ओके, अगर क्लास पसंद आया आपको तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ताकि कोई भी क्लास ना छूटे। और साइंस की भी क्लासेस चल रही हैं, देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट मंथ में मैं मैथ्स और ये जो है लैंग्वेज वाला है, एनवायरनमेंट है, ये सब करवा दूंगी। आपके एग्जाम से पहले टोटल सिलेबस जो है वो कंप्लीट करवा दूंगी। और देखिए, ये जो है, अगर मैं जितना पढ़ा रही हूँ आप अच्छे से पढ़ते हैं तो निश्चित ही आपका जो एग्ज़ाम है, मैं अगर जैसे मान लीजिए बहुत मेहनत आप नहीं कर पाए, लेकिन मैं जितना पढ़ाई हूँ इसके साथ साथ जो रिवीजन है, ये नोट्स भी बनाई, ये नहीं केवल वीडियो देख लिए भूल गए इसके बाद बोले कि मैं तो पास ही नहीं हुआ। जो मैं पढ़ा रही हूँ इसका नोट्स भी बनाइएगा, नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए और एग्ज़ाम तक इसको मतलब मेंटेन करके रखिए। ये मटेरियल आपके पास हो, अगर नहीं, अगर मान लीजिए आपको पीडीएफ चाहिए होगा, आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो आप मेरे पास मैसेज करिए, मतलब कमेंट करिएगा। मैं टेलीग्राम पे इस पीडीएफ को अवेलेबल करवा दूंगी। और जो है ये देखिए, इसका नोट्स बनाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीटीपी की बुक नहीं भी लिए हैं तो भी मैं चैप्टर से कुछ भी छोड़ नहीं रही हूँ। मेरे पास जो भी बुक है मैं उससे 2-3 बुक से मिला के पीडीएफ बना रही हूँ और कोई भी चीज़ मैं छोड़ नहीं रही हूँ। अगर इसको ही आप रिवीजन करके जाते हैं तो 100% मान के चलिए कि सीटेट में, ये सीडीपी में अच्छा खासा नंबर आप पाने वाले हैं। और साइंस में भी कुछ भी नहीं छोड़ रही हूँ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।